हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू VSM लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहाँ हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, सेल थ्योरी के बारे में बता दिया था, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बता दिया था जो इस चैप्टर में लिखे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज़ को सेल स्ट्रक्चर के साथ। सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके 3 मेजर पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। और वो 3 मेजर पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहला तो एक आउटर कवरिंग, हर एक सेल के पास कोई कवरिंग होती है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन कहते हैं सेल का, उसके बारे में समझेंगे। और तीसरा साइटोप्लाज्म है, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है सेल का, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो 3 मेजर पार्ट्स जो हैं वो हैं आउटर कवरिंग, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। आउटर कवरिंग में भी आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, it is present in all organisms, whereas cell wall it is present only in plants. This is present only in plants. अब इसका भी एक रीजन है, सेल वॉल जो है वो ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो प्लांट्स के पास है, बिकॉज प्लांट्स कहीं मूव नहीं कर सकते, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक रिजिड लेयर चाहिए, इसीलिए उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। जो भी कैरेक्टर्स हमने इनहेरिट किए हैं, जो भी कैरेक्टर्स हम पास करेंगे, ये सब कहाँ स्टोर है? इस न्यूक्लियस के पास, और इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। और लास्ट मेजर पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक लिक्विड पोर्शन होता है, इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें ही सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जिनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ऑर्गेनेलीज कहाँ है? यही प्रेजेंट है। ये 3 मेजर पार्ट है, और हम एक एक करके हर एक मेजर पार्ट को समझते हैं, स्टार्टिंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्यों इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, तो टर्म से समझिए। सिलेक्टिवली का मतलब है कुछ सिलेक्टेड चीजें, परमिएबल का मतलब है परमिट करना, अलाउंस देना। ठीक है, ये परमिट करता है क्या? कुछ सिलेक्टेड चीजों को एंट्री या एग्जिट के लिए, यानी सेल के बाहर या सेल के अंदर क्या चीजें होंगी, अंदर से बाहर क्या जाएगा, बाहर से अंदर क्या आएगा, ये सब अलाउ करने वाला कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर सेल में कुछ भी आता चला गया तो सेल टॉक्सिक हो जाएगा। अगर सेल से सारी हेल्दी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर चले जाएंगी तो सेल टॉक्सिक हो जाएगा और वो मर जाएगा। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई तो ऐसा मेम्ब्रेन चाहिए, कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो सेल की प्रोटेक्शन कर सके। इस बात का ध्यान रखें कि सेल में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो वो फंक्शन किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये चीज डिसाइड कर कैसे पाता है? अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आप सबके दिमाग में कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये डिसाइड कर रहा है कि ये इस चीज की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो 2 प्रोसेसेस हैं जिनका नाम है ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। वो 2 प्रोसेसेस हैं जिनका नाम है ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। क्या है ऑस्मोसिस, क्या है डिफ्यूजन? ध्यान से समझना है। इस डिफ्यूजन को केमिस्ट्री वाले डिफ्यूजन से रिलेट मत करिएगा, वहां अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस? किसी भी चीज का मूवमेंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, उसे हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर किसी लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है,
अगर किसी लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसेस अगर गैसेस पे अप्लाई करते हैं कि वो भी कहाँ से कहाँ हाई टू लो मूव कर रहे हैं, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर CO2 की अमाउंट ज्यादा हो चुकी है। CO2 क्या है, काफी हाई अमाउंट में मेरे को देखने को मिल रहा है, और सेल के बाहर CO2 बहुत ही कम कंसंट्रेशन में है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ये CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये बाहर जाएगा कैसे, ये डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा गेट ओपन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से हेल्प करेगा CO2 की कि वो बाहर चला जाए, ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। लेकिन कोई भी चीज बाहर या अंदर आना जाना कब कर सकती है, जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। कंसंट्रेशन मतलब कम ज्यादा, है ना, तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है। ऑस्मोसिस समझ आ गया है, तो अब इस पे बेस्ड 3 सॉल्यूशंस को समझ लेते हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको अपना कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। तो इस टॉपिक का कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझ लेना, लास्ट में ट्रिक बता दूंगी कि याद कैसे करो। सबसे पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है कि एक वेसल है, वेसल के अंदर एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, और इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अभी ऑस्मोसिस का जो कंसेप्ट समझा उसके अकॉर्डिंग, अगर सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है और बाहर वेसल में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई टू लो वाटर फ्लो करना चाहिए। वाटर को कहाँ जाना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ, करेक्ट। अब एक बार ये वाला केस देखो, यहाँ क्या है, एक सेल है जिसमें पानी का कंसंट्रेशन और बाहर जो वेसल है उसमें पानी का कंसंट्रेशन इक्वल है, कुछ कम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा वो समझो, यहाँ क्या होगा, पानी अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ पानी एंटर करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी एग्जिट भी करता रहेगा, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट यहाँ पे चलेगा। और केस नंबर 3 क्या है कि बाहर जो हमारे पास पानी है ना वेसल में, उसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है, जिसकी वजह से पानी का कंसंट्रेशन तो कम हो गया और अंदर सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर अंदर ज्यादा है पानी का कंसंट्रेशन, तो पानी को अंदर से कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तीनों केसेस समझ आ गए। पहला केस था जहाँ पे पानी अंदर आ रहा था, तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर पहले केस में जहाँ पे सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो अल्टीमेटली सेल क्या करेगी, स्वेल अप हो जाएगी, है ना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे रात को अगर राजमा छोला आप डाल के रख देते हैं पानी में, तो अगले दिन सुबह वो स्वेल अप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय रात में राजमा के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, बाहर ज़्यादा था, पानी अंदर गया तो राजमा फूल के बड़े हो गए। सेम यहाँ होना चाहिए, ये जो सेल है ये क्या करेगी, सेल विल स्वेल अप, यही होगा ना कि सेल क्या होगी, सेल विल स्वेल अप, करेक्ट। यहाँ क्या होगा, अगर पानी अंदर से बाहर जा रहा है, किसी भी सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, तो ये सेल कैसी हो जाएगी, ये सेल तो ऐसे श्रिंक हो जाएगी, तो सेल कैसी हो गई, श्रिंक हो गई इस कंडीशन में। और यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा, जितना पानी अंदर है उतना ही पानी बाहर से अंदर जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है वाटर का, तो फिर यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं होना चाहिए, तो देयर इज नो चेंज। सबसे पहले तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर पानी का कंसंट्रेशन कम है, पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, अंदर से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद इसी में दूसरा टर्म्स आपको कुछ याद करने हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सेल है वो स्वेल अप हो रही है, जिसमें बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेल में कम कंसंट्रेशन है वाटर का, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सेल श्रिंक हो जाती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अब ये सॉल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन है, अंदर बाहर कोई चेंज नहीं है सेल की शेप में, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक,
ठीक है। अब एक ट्रिक कि आप याद कैसे रखोगे, बहुत आसान सी ट्रिक है। देखो आइसोटोनिक तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल हटकर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है सेल की साइज में, अंदर और बाहर वाटर कंसंट्रेशन सेम है, नेट मूवमेंट जो है पानी का वो 0 है। अच्छा, नेट मूवमेंट का मतलब ये है कि अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आ रहा है, पानी मूव तो कर रहा है लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए कहते हैं नेट मूवमेंट कैसा है, 0 है। तो ऐसा सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ये बहुत इजीली याद हो जाता है। गलती कहाँ करते हो, हाइपोटोनिक को हाइपो लिख देते हो, हाइपोटोनिक को हाइपरटोनिक लिख कर आ जाते हो। ये गलती से बचना है हमें। और ये कैसे बचा जाएगा, एक छोटी सी ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है समझ लो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब भी होगा तो सेल क्या करेगा, सेल स्वेल हो जाएगा। स्वेल हो जाएगा तो इसको याद करो कि सेल हिप्पो बन जाएगा। हिप्पो क्या है, हिप्पोपोटामस, मोटा होता है ना, तो हिप्पोपोटामस बन जाएगा। यानी आप इसे हिप्पो से याद कर लो कि जब भी आप एक सेल को देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में सेल स्वेल अप हो जाएगी तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। क्योंकि स्वेल होने वाली सेल को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हिप्पो है। और हिप्पो से आपको हाइपोटोनिक इजीली याद रहेगा। ठीक है, थोड़ी फनी सी ट्रिक है लेकिन ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। और अगर ये ट्रिक इस समय याद आ गई है तो बचा हुआ तो यही है ना, श्रिंक और हाइपोटोनिक, गलती के चांसेस ही खत्म है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 2 और इम्पॉर्टेंट बातें जो आप याद रखेंगे। पहला तो ये बना किससे है, ये बना हुआ है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ठीक है, और दूसरी बात कि ये बहुत फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना फ्लैक्सिबल है कि वो अपनी शेप चेंज कर रहे हैं। और शेप चेंज करने के टर्म से आपको याद आ गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, अमोएबा की। बिल्कुल, आपने पढ़ा है बहुत बार इससे पहले अपनी क्लासेस में कि जो अमोएबा है ये अपनी शेप को बहुत इजीली चेंज कर लेता है ना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अमोएबा क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। देखो इस तरीके से चैप्टर को थोड़ा लिंक करते हुए पढ़ेंगे। अमोएबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है। अब इस चीज का फायदा अमीबा को होता है खाना खाने में। कैसे कि जब भी उसको कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो वो अपने स्यूडोपोडिया यानी फेक लेग्स बनाती है और उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एक फूड वैक्यूल में ले लेती है और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेती है। इसी को समझना है क्योंकि एक छोटा सा टर्म आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में आपको दिखेगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है टू एनगल्फ द फूड, प्रोसेस होता है ऑफ एनगल्फिंग द फूड। ठीक है, और ये काम कर कौन सकता है और किस तरीके से होता है, जैसे अमीबा अपना खाना खाता है कि अगर इसे यहाँ कोई फूड पार्टिकल दिख रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपने इस शेप को चेंज करेगा। ये क्या करेगा, इस शेप को इस तरीके से कुछ बना लेगा और इस फूड पार्टिकल को धीरे धीरे अपने अंदर ले लेगा। ये जो प्रोसेस है ना जिसमें ये फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में चला जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो फूड पार्टिकल गया इसकी बॉडी में, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। अगर इसके पास सेल वॉल होता ना तो ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। ठीक है, नाउ अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल दूसरी आउटर कवरिंग जो स्पेसिफिकली किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में। सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ये ऐसा आउटर कवरिंग है जो किसी को परमिशन नहीं देगा अपने आर पार जाने के लिए। बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ अंदर से बाहर मूव करती है इसके थ्रू। तो ये बिल्कुल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल ऐसा कोई नहीं है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है प्लांट सेल में। बना हुआ है सेल्यूलोज का, किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट है जो इजीली डाइजेस्ट होता नहीं है। ठीक है, और साथ में इसके एक चीज और समझनी है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सोल्यूशन के बारे में बताया था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जहां पे सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। अगर वही सेम कंडीशन प्लांट सेल पे अप्लाई कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट्स आएंगे वो पहले समझो, तब जाके ये टर्म समझ आएगा। तो ये एक प्लांट सेल है जिसके पास क्या है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। ठीक है, इसके बाकी जो भी पार्ट्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे।
लेकिन अभी ये 4 मेजर पार्ट्स हैं। मान लेते हैं कि इस पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो ये सेल क्या करेगा, श्रिंक होगा, क्योंकि वाटर बाहर आएगा, जो इसके सेल का पानी है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये सेल श्रिंक होगा। श्रिंक होके ये कैसा दिखेगा जरा वो समझो। अगर ये सेल श्रिंक हो जाता है ना तो इसका सेल वॉल तो यही रहता है अपनी जगह पे, बाकी इसका सारा का सारा कंटेंट श्रिंक हो जाता है। ये कितना यूनिक है सेल वॉल, क्योंकि वो रिजिड है ना, इसीलिए वो अपनी स्पेस को छोड़ता ही नहीं है, वो नहीं हो रहा है श्रिंक, लेकिन इसके अंदर के कंटेंट श्रिंक हो रहे हैं, इसीलिए इसको एक अलग नाम दिया गया प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के कंटेंट्स लाइज किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, सेल वॉल को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन यही है कि जब भी सेल श्रिंक होगा इसके सेल्यूलर कंटेंट सेल वॉल से दूर चले जाएंगे, इसी कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कुछ कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो बीच बीच में आ रही हैं, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ये इन डेफिनेशंस पे ध्यान देना, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की, जो कि सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। जो न्यूक्लियस है उसे हम ब्रेन ऑफ सेल तो कहते ही हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। लेकिन अब बारी है इसके स्ट्रक्चर को समझने की, किस तरीके से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है ये समझने की। तो ये जो सामने डायग्राम है ये किसका है, न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है कि इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन्स में बीच बीच में पोर है, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये है कि कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस में बन रही है या जो भी चीज़ इसको साइटोप्लाज्म से चाहिए, इन चीज़ों का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता है, इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन अगर न्यूक्लियस में बना है उसे बाहर जाना है, कोई प्रोटीन बाहर बना है उसे अंदर आना है, ये सारे फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन के कैरी हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर पोर है। क्लियर है? अब बारी आती है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो है न्यूक्लियस के भी सेंटर में न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर है, और हमारे जेनेटिक मटेरियल में जो 4 टर्म्स, जो 4 चीज़ें आपको समझनी है वो है डीएनए, जीन्स, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। ये 4 टर्म्स जेनेटिक मटेरियल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। अब हमें समझना है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, और ये समझने के लिए ये रहे कुछ डायग्राम्स। क्या बना दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात आप याद रखें कि सेल थ्योरी को पढ़ाते समय मैंने कहा था कि जब भी कोई सेल बनता है तो वो अपने किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, यानी सेल डिवाइड होते हैं। अब डिवीजन के समय में हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए अलग तरीके से रहता है, और जब डिवीजन नहीं हो रहा होता उस सेल का, सेल रेस्टिंग पोजीशन पर है, उस समय हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग तरीके से रहता है। ठीक है, कि जैसे अगर कहीं पार्टी में जाना है तो आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल अलग करते हैं, और अगर आपको घर पे रिलैक्स्ड रहना है तो आप कुछ और पहनते होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर सेल रेस्टिंग मोड पर है तो वो बिखरा हुआ पड़ा रहता है ना, आराम कर रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे सही से रहना है या नहीं रहना है। लेकिन जैसे ही बारी आती है डिवीजन की, ये बिल्कुल अरेंज हो जाता है अपने एक ऐसे फाइनाइट स्ट्रक्चर में जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है मैगी जैसा, कॉइल्ड, एकदम उलझा हुआ, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है ये तब होता है जब सेल को डिवाइड नहीं करना, when cell do not divide, when cell is not dividing, at that point जो स्ट्रक्चर हमारे जेनेटिक मटेरियल का होता है वो होता है क्रोमेटिन। वो ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सेल को होना है डिवाइड, तो वो अरेंज हो जाएगा क्रोमोसोम में। ये कब होगा, when cell is dividing। सबसे पहले तो इन दोनों को बस यही डिफरेंस से याद रखना है आपको। जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्रोमेटिन, जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। अब ये क्रोमोसोम बना हुआ किसका है, ये बना हुआ है डीएनए का।
ये जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है ये है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना क्रोमोसोम का, वो इस तरीके के डीएनए से ही बना हुआ है। और ये पूरे के पूरे डीएनए में जो भी फंक्शनल पार्ट होता है, मान लीजिए कि इस डीएनए का सिर्फ ये वाला हिस्सा फंक्शनल है, तो ये जो फंक्शनल पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं जीन। जीन क्या है? इट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? इट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। फिर से रिकॉल करवा रही हूँ कि जब सेल को डिवाइड नहीं होना तो क्रोमेटिन, जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन है, ये दोनों इस तरीके के डीएनए से ही मिलके बने हैं। यानी ये वाला डीएनए जो बहुत लंबा होता है वो इस तरीके से फोल्ड होकर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। और इस डीएनए के बारे में ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि पूरा का पूरा डीएनए कभी भी फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, एंटायर डीएनए इज नॉट फंक्शनल। डीएनए के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो फंक्शनल है। वो जो फंक्शनल पार्ट है उन्हें हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो जीन्स हैं यही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, यही हमारे कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट्स से, हमें, हमारे से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और ये सारी चीजें, इन्हें हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो किस में पाया जाता है? हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली किसमें? न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियोलस में। क्लियर हो गया ये पार्ट? तो न्यूक्लियस का एक मेजर फंक्शन यही है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। अगर वो ये स्टोर ही ना करे तो सेल डिवाइड होते रहेंगे लेकिन कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर पास नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और यही इसका मेजर फंक्शन है। दूसरा इसका मेजर फंक्शन है कि डिवीजन के टाइम पे ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जब डिवीजन समझाऊंगी तो इनका फंक्शन उस समय क्लियर कर दूंगी, लेकिन ये दो मेजर फंक्शन आप याद रख सकते हैं फॉर योर आंसर। होपफुली आज जो पढ़ाया वो सब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।